Hello, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. This is me, Mohammed Hamza Mohammed, and you are watching program हमारी सेहत, Our Health. एक फेमस फिलोसफर गुजरे हैं, एक बड़ी फेमस पर्सनालिटी भी हैं, थॉमस कार्लिल उनका नाम था. उनकी एक बड़ी फेमस कोटेशन है. वो कहते हैं, He who has the health has hope, and who has hope has everything. यानी वो जिसके पास सेहत है उसके पास उम्मीद है, और जिसके पास उम्मीद है उसके पास सब कुछ है. उम्मीद हो क्या है? मैं आई गिव यू एन एग्जाम्पल. मेरे सामने मोबाइल पड़ा हुआ है, रखा हुआ है. अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इस मोबाइल को उठाऊं, तो मुझे इस बात की उम्मीद है कि मैं इस मोबाइल को उठा लूंगा. क्यों? क्योंकि मेरे हाथ सलामत है. फॉर एग्जाम्पल, मेरे साथ एक और बंदा बैठा है और उसका हाथ किसी वजह से काम नहीं कर रहा, तो उसकी उम्मीद भी चली गई इस बहाने, इस वजह से कि मैं मोबाइल उठाने की उम्मीद भी कर सकता हूं, क्योंकि अब उसकी जो विल पावर है वो उसकी हेल्थ पे डिपेंडेंट है. तो हेल्थ और उम्मीद और होप का बड़ा गहरा ताल्लुक है. थॉमस कार्ले यही कह रहे हैं कि जिसके पास सेहत है उसके पास उम्मीद है, और जिसके पास उम्मीद है उसके पास सब कुछ है, तो कुछ भी कर सकता है दुनिया. लेडीज एंड जेंटलमैन, हम डिफरेंट टॉपिक्स पर बात करते हैं. डिफरेंट एपिसोड में डिफरेंट डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद होते हैं. आज के हमारे जो डॉक्टर हैं उनसे हम बात करेंगे जॉइंट पेन के ऊपर, यानी जोड़ों में दर्द. यंग जनरेशन में काफ़ी देखा जा रहा है, ओल्ड एज में तो काफ़ी अरसे से देखा जा रहा है, लेकिन आजकल जेन जी जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, उसमें काफ़ी ये बड़ा कॉमन है. क्यों है? इसका क्या रीज़न है? इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इसका ट्रीटमेंट क्या है? ये क्यों हो जाता है? इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन, असिस्टेंट प्रोफेसर लियाकत कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री, एंड साथ ही साथ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन है टीओ क्लिनिक में, डॉक्टर उसामा बिन जिया. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम हमजा, क्या हाल है आपके? खैरियत मैं से? ठीक ठाक, आप सुनाएं सर. अल्लाह का शुक्र. सर, कितने साल हो गए आपको एज ऑर्थोपेडिक सर्जन? मुझे तकरीबन 10 साल हो गए हैं बीइंग एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, और इट इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर मी एटलीस्ट, और बहुत अच्छी जर्नी रही, अल्लाह का शुक्र है. और सर 10 साल हो गए. 10 साल में मतलब क्या चीज़ आपको मोटिवेट करती रहती है इस चीज़ को करने के लिए? मोटिवेशन एक तो ये है कि आप अपने काम में अच्छे हों, मुखलिस हों, दयानदारी के साथ करें, ऑनेस्टी, और आगे बढ़ने की लगन हो. ठीक है, रुकना नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, इल्म हासिल करो मागी को से ख़बर की लहर तक. तो ये चीज़ जब आपके जहन में आ जाए और आप पूरी जो है वो तवानाई के साथ काम करें, तो मेरे ख्याल में इतनी मुश्किल टास्क नहीं होता. और द थिंग इज़ डैट के लाइफ गोज़ ऑन. सर, आप अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन रखते हैं? देखिए, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो आपके लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है. नॉट फ्रॉम द ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये किन लोगों में आती हैं? ये उन लोगों में आती हैं जिनकी ज़िंदगी में तवाज़ुन नहीं है. तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन कायम करना पड़ेगा, मीज़ान, अदल. ठीक है, तो ये किस तरह कायम होगा? जब आप जो है अपनी बॉडी की चीज़ों को पहचानेंगे कि क्या आपकी बॉडी की लिमिटेशंस हैं और क्या आपकी बॉडी की एक्सपेक्टेशंस हैं, और आप कहाँ तक उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं. जब आप इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे और करने की कोशिश करेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके लिए चीज़ें मुश्किल होंगी. तो टाइम मैनेजमेंट जाहिर सी बात है हर एक के लिए मुश्किल टास्क होता है, लेकिन प्रायोरिटीज़ की बात है कि कौन किस चीज़ को कितनी प्रायोरिटी देता है. और जितनी आप प्रायोरिटी देंगे अपनी चीज़ों को, अपनी सेहत को, तो उतने आप मेरे ख्याल में लॉन्ग रन रहेंगे. टॉपिक हमारा है जॉइंट पेन. सर, जॉइंट पेन क्या होता है? अक्सर होता है, लोगों को नाम से ही पता चल रहा है जोड़ों में दर्द हो जाएगा, लेकिन क्या क्योंकि बॉडी में क्या एक ही जॉइंट है, नी जॉइंट? क्योंकि बहुत सारे लोगों को देखा गया नी का प्रॉब्लम होता है और वो उसको जॉइंट पेन कह रहे होते हैं. तो क्या वो जॉइंट पेन है? जॉइंट क्या तरह इसको इलैबोरेट? ये जो जॉइंट पेन है, तो उसमें सब ये चीज़ें कि बहुत ही आसान ज़बान में मैं चीज़ों को जो एक्सप्लेन कर सकूं, ताकि तमाम आवाम या हमारी ऑडियंस जो है, टारगेट ऑडियंस आप लोगों की, उन सब की समझ में यकसा आ जाए. ठीक है, देखें, व्हाट इज़ जॉइंट? जॉइंट जो है जोड़ कहलाता है. जोड़ इंसान की ज़िंदगी में या इंसान की बॉडी के अंदर जितने भी आपके मसल्स हैं, ठीक है, वो तमाम के तमाम रेगुलेट करते हैं जॉइंट्स के अतराफ में. ठीक है, तो जितने भी आप मसल्स की मूवमेंट करेंगे तो जॉइंट ऑटोमेटिकली मूवमेंट के अंदर आएगा. हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट जॉइंट या जोड़ जो है वो नी जॉइंट है. बाकी बॉडी में और भी जगह जॉइंट्स होते हैं? जी, बेनतहा जॉइंट है. ठीक है, 206 हड्डियाँ हैं, तो उससे ज़्यादा जॉइंट्स हमारे पास. जी, ठीक है, तो ये जॉइंट्स जो हैं सारे सिंक्रोनस एक्टिविटी में सब एक साथ काम करते हैं. सबसे लार्जेस्ट जॉइंट हमारा नी है, फिर हिप है, फिर शोल्डर है. ये हमारे बॉडी के बड़े जॉइंट हैं. फिर हाथ के तमाम जॉइंट हैं, ये सारे हमारे जो हैं वो स्मॉल जॉइंट्स हैं. अब अल्लाह ताला की कुदरत देखें, अल्लाह ताला ने यहाँ पे निशान लगा के आपको बता दिया है कि ये जोड़ों की निशानी है. अच्छा, जॉइंट्स के लिए देखें, ये एक मूवमेंट कर रहा है, ये दूसरी मूवमेंट कर रहा है, ये तीसरी मूवमेंट कर रहा है. ठीक है, तो 3 जोड़ है, तभी आप ग्रैस्पिंग एक्टिविटी या किसी चीज़ को ग्रैस्प कर पाते हैं.
ठीक है। अब आ जाए पेन के हवाले से, ठीक है। तो अब इन्हीं जोड़ों में, चाहे बॉडी के बड़े जोड़ हों या छोटे जोड़ हों, इनके अंदर जब दर्द उठेगा तो वो जॉइंट पेन कहलाएगा या जोड़ का दर्द कहलाएगा, ठीक है। सर सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन वो अक्सर होता है ना, नमाज पढ़ रहे हैं या झुक रहे हैं तो कड़क करके आवाज़ आती है, थोड़ा फनी है, लेकिन वो भी जॉइंट पेन के इस पे आएगा? जी बिल्कुल, इसको क्रैकिंग साउंड्स इन द जॉइंट कहते हैं, ठीक है। और ये उन जॉइंट्स में या लार्जर जॉइंट्स ऑफ द बॉडी के अंदर ज़्यादा कॉमन होते हैं। और अगर कोई डिजीज़ प्रोसेस आपके पास चलना शुरू हो जाए, ठीक है, तो ये जॉइंट पेन की वजूहात जो है मुख्तलिफ तरह की होती हैं। हाँ जरा ये बताएं कॉजेज़। हाँ, कॉजेज़ जो होती हैं इसके अंदर, एक होता है बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों में घिसाव का अमल, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ठीक है, यानी वक्त एज के साथ साथ जब आप एज एडवांस कर रही होती है, जो जोड़ के अंदर जो घिसाव का अमल आना शुरू होता है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। अब इसी तरह की दूसरे आर्थराइटिस जो होते हैं, जैसे गठिए का मर्ज, जैसे आपने उर्दू में सुना होगा, इसको रिमोटाइड आर्थराइटिस कहते हैं। ये भी एक तरह का जो है जॉइंट पेन करता है, ठीक है। इसके अलावा इंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, ठीक है, और मुख्तलिफ तरह के आर्थराइटिस जो जोड़ों के अंदर डेवलप होने शुरू होते हैं। तो वो खैर, अब इनकी जो हैं ये फ्रिक्वेंसीज़ हैं या फिर इनकी जो है सब कैटेगरीज़ हैं। तो इसकी रीजंस क्या, कॉजेज़ क्या होते हैं, किस वजह से हो जाता है? देखिए, अगर हम सबसे कॉमन जॉइंट पेन की बात करें, दैट इज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये बस एडवांसिंग एज इज़ द लोनली फैक्टर एंड जेनेटिक फैक्टर। अच्छा, जेनेटिक जीन्स के अंदर है आपकी, कि आपकी जो जीन्स के अंदर है, वालिद या वालदा में से या दादा दादी में से, ठीक है, उनके अंदर जो है ये आर्थराइटिस का अमल था, तो ये मोस्ट लाइकली है कि आपके अंदर भी आर्थराइटिस जो है वो एज से पहले पहले आने की कोशिश करें, ठीक है। और दूसरी तरफ ये होता है पोस्ट मीनोपॉजल वुमेंस जो होती हैं, जिनके अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसीज होने शुरू हो जाती हैं, तो उसके अंदर भी आर्थराइटिस का अमल जल्दी देखने को मिलता है, क्योंकि बोन एंड जॉइंट्स जो हैं वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यंग जनरेशन में भी मिलता है? ये यंग जनरेशन के अंदर इतना कॉमन नहीं है, ठीक है, और होता भी नहीं है ऑस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है। अगर आना शुरू हुआ है तो इसकी बिसाइड्स जो कॉज होती हैं, एडवांसिंग एज नाउ माइट बी ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स हो, कोई ज़िंदगी में कोई चोट लगी हो, कभी आप गिरे हो उस जॉइंट के अंदर, मतलब प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया गया उसको, थोड़ा बर्दाश्त करके फिर वापस से लाइफ में रिज्यूम हो गए हो, तो उनके अंदर जो है ये आजकल यंग, सॉरी मसला ये है कि ये जो यंग जनरेशन है ना, ये अब जोड़ों में दर्द इनके शुरू हो गया है। थोड़ी देर खड़े रहते हैं क्लासरूम में, किसी ने खड़ा कर दिया थोड़ी देर के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए खड़े हुए, तो अब क्या होगा, उनके यूँ झुकना शुरू हो जाएंगे, पाँव दर्द हो रहे हैं, ये हो रहा है। वो क्या है, वो भी इसी के उसमें आएगा कैटेगरी में? स्पेसिफिकली नहीं, हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन हम जो है इसको टोटली हम ये नहीं कह सकते कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का ही शिकार है यंग जनरेशन, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि हमारी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, अब आप देखेंगे स्ट्रीट क्रिकेट इज़ नॉट वेरी कॉमन नाउ, ठीक है। स्ट्रीट जो है क्रिकेट कॉमन नहीं है, ये वाली क्रिकेट है, हाँ, मोबाइल वाली। अब गैजेट्स की क्रिकेट है, और जो है गैजेट्स की दुनिया है, ठीक है। अब आप गेमिंग जोन्स भरे हुए हैं, ठीक है, और बाकी है कि अब रोड्स खाली हैं, ठीक है, गाड़ियाँ उसके ऊपर, ठीक है। तो अब प्लेग्राउंड्स भी कम हो चुके हैं, उन पे भी कब्जे हो चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। तो हमारे पास इतनी चीज़ें हैं नहीं, और रुझान भी नहीं रहा यंग जनरेशन का टुवर्ड्स स्पोर्ट्स। जब स्पोर्ट्स की तरफ रुझान नहीं रहेगा तो मसल्स और बोन कैसे आपकी जो स्ट्रेंथन हो सकती हैं। खुराकें हमारी असली नहीं है, ठीक है, खुराकों के अंदर जो है वो दूध जाता जा रहा है, दूध खालिज भी नहीं है, और यंग जनरेशन पीने की आदत भी नहीं है। सोडा ड्रिंक्स बहुत कॉमन है, ठीक है। अब ये ड्रिंक्स क्या करती हैं, फिजी ड्रिंक्स जो है आपकी बोन की कैल्शियम और विटामिन डी की रिजॉर्प्शन और रिसाइकलिंग को ख़राब करती है। कैल्शियम और विटामिन डी का इससे ताल्लुक है, मेरा यही सवाल आ रहा है। बहुत ज़्यादा ताल्लुक है बोन की स्ट्रेंथनिंग के अंदर, ठीक है, क्योंकि बोन के अंदर कोई अहम विटामिन्स या फिर आपके मिनरल्स हैं, दैट इज़ कैल्शियम एंड विटामिन डी। अगर इसकी प्रॉपर रेगुलेशन नहीं होगी, प्रॉपर इंटेक नहीं होगा, चाहे वो एंडोजीनस हो या एक्सोजीनस हो, इसको लेने का क्या तरीका है, मतलब कुछ सप्लीमेंट्स लें हम, या इसको हम नेचुरल फॉर्म से लें? बिल्कुल, आप नेचुरल फॉर्म में भी ले सकते हैं, सप्लीमेंट फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेकिन देखें जो चीज़ नेचुरल है वो नेचुरल है। कोशिश ये करिए कि नेचुरल लेने की कोशिश करें। नेचुरल के अंदर आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक हो गया, जिसके अंदर मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं इसके अंदर कैल्शियम विटामिन डी मौजूद हैं। अच्छा। और अगर आप बात करें तो सूरज की शॉ की रोशनी के अंदर भी विटामिन डी जो है वो रेगुलेट होता है बॉडी के अंदर। वो अगर आप जो लोग सारा दिन घर में बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं, धूप के नीचे नहीं जाते, उनको विटामिन डी डेफिशिएंसी। बिल्कुल, देखें जैसे यंग जनरेशन है उसके अंदर बहुत सारी जो है वो अब कोपिंग ये हो गई है कि वो बंद कमरों के अंदर जो है ये क्लासेस होती हैं, या फिर जो है बंद कमरों के अंदर जो है उन लोगों ने फाइनेंशियल अपने वो करने के लिए क्लासेस अब सुबह जाते हैं और फिर रात में जाते हैं, तो धूप में इनका प्रॉपर्टी इतना एक्सपोजर नहीं हो पाता, ठीक है। तो वो चीज़ें मुतासिर हो रही हैं उनकी, क्योंकि धूप का जो है वो उनको बिल्कुल भी वो नहीं हो पा रहा एक्सपोजर, और साथ में डाइटरी इंटेक भी प्रॉपर नहीं है, तो बोन तो वीक्स होंगी। और यही बोन जब कोई एक्टिविटी करने की कोशिश करती है, कोई शादी ब्याह में आ गया, घर में ज़्यादा काम हो गया, तो क्रैकिंग साउंड इन द नी जॉइंट शुरू हो गई, कमर में दर्द शुरू हो गया,
तो ये मेरे ख्याल में सीडेंटरी लाइफस्टाइल और हमारा जो खाने पीने का जो गैर मुतवाज़िन तरीका है वो जो है वो हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। अच्छा सर, जॉइंट पेन के साथ अगर स्वेलिंग हो जाए जॉइंट्स में या फिर स्टिफनेस हो जाए तो फिर उसके क्या रीज़न होता है और फिर उसको कैसे treat देखिए ये कहलाता है एसोसिएटेड सिम्टम्स। पेन के साथ साथ और भी दो चीज़ें आती हैं जिसको हम कहते हैं स्वेलिंग, ठीक है, सूजन के आसार, ठीक है, और स्टिफनेस का अमल, पट्ठों में अकड़ाव, ठीक है, जो जॉइंट्स के अराउंड या स्पेसिफिकली अगर हम नी जॉइंट की बात करें तो नी जॉइंट के तरफ जो पट्टे होते हैं उनमें सख्ती आना शुरू हो जाती है, ठीक है, वो भी सूजन की वजह से। सूजन में जब आप पैर को मूवमेंट नहीं कर पाते, टू एंड फ्रो नहीं कर पाते, बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते और नी को एक जगह पे सीधा करके रखते हैं तो सूजन में भी इजाफा होता है और साथ में मसल्स भी स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं। तो सर इसको कैसे हम, इसकी कोई खतरनाक बात है अगर किसी के जॉइंट पेन के साथ स्वेलिंग वगैरह हो गई या नहीं, है सही है? नहीं, ख़तरनाक बात तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये एक डिसेबिलिटी के तौर पे आना शुरू हो जाता है कि पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा इससे उकता जाता है, परेशान हो जाता है। जब उसकी लाइफ स्टाइल मुतासर होनी पड़ती है, डेली रूटीन एक्टिविटीज़ उसकी मुतासर होना शुरू हो जाती हैं तो फिर वो हमारे पास प्रेजेंट करता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पे हम उनको इस चीज़ से आगाह करते हैं कि पहले तो हमें ये इस चीज़ को डायग्नोस करना पड़ेगा कि ये जो आपकी जोड़ के अंदर स्वेलिंग है, पेन है और जो पट्ठों में अकड़ाव है ये है किस वजह से। अगर कि ये पेशेंट एक ओल्ड एज है, बढ़ती उम्र है, तो जाहिर सी बात है हमें इसका काफ़ी कवी इम्कान होता है कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ही होगा, ठीक है। हाँ, और तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को मज़ीद कंफर्म करने के लिए आप कराते हैं एक्सरेस, और जब आप एक्सरेस कराते हैं तो एक्सरेस के ऊपर आपको एविडेंट होता है कि इनकी कितनी जॉइंट स्पेस के अंदर। ये खुद नहीं करवाना, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर लिख के देंगे, चाहिए। हाँ देखें, ये बहुत हमारे यहाँ जो है मिसकंसेप्शन है और लोग जो है खुद ही एक्सरेस करवा के डॉक्टर के पास चलाते हैं, चलो टाइम बचेगा, ठीक है। एक्सरेस इसमें बुनियादी जो होते हैं वो नी जॉइंट के होते हैं, दो जाविये के अंदर, एक सामने से शूट किया जाता है और एक साइड से शूट किया जाता है, और ये स्टैंडिंग में होते हैं, खड़े होकर एक्सरेस करवाए जाते हैं ताकि आपको जॉइंट स्पेस की नैरोइंग का प्रॉपर अंदाज़ा हो सके कि कितने जोड़ घिस चुके हैं और कितना गैप इसके अंदर बाकी है और कितना गैप कम हो गया। एक हमारे यहाँ बड़ा कॉमन सी बात है जो अगर आपने सुनी हो कि कहा जाता है कि गैप में मतलब जोड़ में गैप आ गया, ठीक है डॉक्टर साहब गैप आ गया, ठीक है, तो हम उनको ये समझाते हैं कि देखिए गैप आना तो अच्छी चीज़ है, ठीक है, जोड़ में गैप होगा तो ही जोड़ चलेगा, जोड़ में गैप नहीं होगा तो जोड़ बंद हो जाएगा, तो चलने में और मसला करेगा। तो कहते हैं हाँ ये बात तो है। मैंने कहाँ से सुनी आपने ये बात? तो कहने बस ये कहा जाता है कि गैप आ गया। वो गैप बेसिकली ये होता है कि जब पेशेंट लेटा होता है तो आप जब पेशेंट कहेंगे टांग अपनी बिल्कुल सीधी कर लें और जब आप अपना एक हाथ हथेली उसके घुटने के नीचे रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो वो आराम से उसके अंदर चली जाएगी, ठीक है, और आराम से आप वापस निकाल भी लेंगे। तो एक गैप क्रिएट हो जाता है बिटवीन द सरफेस और जोड़ की पिछली सतह के अंदर, तो ये कहते हैं कि गैप आ गया है। तो वो एक्सरेज में गैप नहीं होता, वो पेशेंट के अपने जोड़ के अंदर गैप होता है जब वो टांग सीधी। और ये ठीक है, गैप अगर है तो वो अच्छी बात है, लेकिन ये जो गैप डेवलप हो रहा है इसके ये क्लिनिकली ये सही चीज़ नहीं है, क्योंकि जब आप अपनी नी को एक्सटेंड करेंगे, सीधा करेंगे, तो आपकी जो सरफेस है वो बिल्कुल उसके साथ मिल जाएगी घुटने की सतह के साथ, ठीक है, तो उसमें आप हाथ नहीं डाल सकते। लेकिन एक पेशेंट जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो चुका है, जोड़ में घिसाव का मतलब स्टार्ट हो चुका है, तो उसके अंदर ये चीज़ बड़ी आसानी से जाना शुरू हो जाती है। अब ये जो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है ये इसके बेसिकली 4 ग्रेड्स होते हैं, 1 2 3 4। ये तमाम के तमाम ग्रेड्स आप असेस करते हैं रेडियोलॉजी पे एक्सरेस के ऊपर। तो एक्सरेस के ऊपर आपको प्रॉपर्ली अंदाज़ा होना शुरू होता है कि कितना जोड़ में जो है वो आर्थराइटिस डेवलप हो चुका है। मेरे ख्याल से डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसीलिए शायद हम कह रहे हैं कि डॉक्टर्स के पास जाके ही करवाना चाहिए। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया ना कि खड़े होकर एक्सरेस करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेटे लेटे एक्सरेस कराएंगे तो सही पिक्चर हमारे पास आएगी नहीं, और सही पिक्चर जब नहीं आएगी तो आपको इलाज में थोड़ी सी जो है वो डिफ़िकल्टी उठा सकती है, या फिर आप गलत जाविये पे सोचना शुरू हो जाएंगे इलाज के हवाले से। सर डेली रूटीन में हम ऐसा क्या करें कि जॉइंट पेन ना हो? देखें, डेली रूटीन के अंदर पहले तो ये है कि अपनी बोन को स्ट्रेंथन करें। कैसे? ठीक है, अब बोन को स्ट्रेंथन करने के लिए आपके पास 2 से 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ सबसे पहली तो ये कि अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आपके उठने बैठने का काम है, आपकी लाइफ में कोई भाग दौड़ वाला इतना काम नहीं है, एक्टिविटी ख़ास नहीं है, फिज़िकल एक्टिविटी, तो फिर आप कोशिश करें कि सबसे पहले अपनी बॉडी को फिज़िकल एक्टिविटी का आदी बनाएं। ये बॉडी का रूल है कि बोन पे या बॉडी के किसी भी ऑर्गन पे थोड़ा स्टिमुलस देना ज़रूरी होता है ताकि वो ताकतवर बने। फिजिकल एक्टिविटी सुन के लोगों को लगता है जिम जाना ज़रूरी है, तो क्या जिम जाना ज़रूरी है? देखें, जिम जाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जिम एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको मोटिवेशन मिलती है जाके, ठीक है, लोग दूसरे कर रहे होते हैं तो आपके अंदर भी मोटिवेशन आती है। देखें, कहते हैं ना किसी भी अच्छी चीज़ को अपनाने के लिए सबसे पहले पहला कदम उठाना ज़रूरी होता है, तो पहला कदम ही सबसे मुश्किल होता है। अगर आपने वो पहला कदम उठा लिया और आपको उस चीज़ में मज़ा आया और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो फिर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इवन आप जिम में भी जाते हैं तो आपने देखा होगा कि शुरू के 7 दिन बड़े कठिन होते हैं आपके ऊपर। अगर वो 7 दिन आपने गुजार लिए तो फिर बाद में आपको जिम में मज़ा आना शुरू आदत होना शुरू हो जाती है, आपको रिस्पॉन्स मिलता है, आपको अपने मसल्स अच्छे लगने शुरू होते हैं, आपकी बॉडी आपको लगता है कि कुछ ट्यून हो रही है,
तो बस वो पहला कदम ज़रूरी है। अब फिजिकल एक्टिविटी के अंदर मैं तो पेशेंट्स को ये मशवरा देता हूँ, जैसे पता है यंग जनरेशन तो इस चीज़ को सुन लेती है, समझ भी लेती है, करने वाली बात है बस। हाँ, और अमल नहीं करती, सुन भी लेती है, समझ भी लेती है, अमल नहीं करती। ये बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, अमलन हम बहुत पीछे हैं। और सबसे जो मोटिवेशन दिलवाना होता है वो ओल्ड एज में होता है। 50 से ऊपर साल के लोगों को बताना कि भाई अब आपने जो है रोज़ाना 20-25 मिनट की वॉक आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करनी है। वॉक को स्टार्ट करने का भी एक तरीका होता है कि डायरेक्ट आपने जाके जो है वो 20-25 मिनट की लगातार, डॉक्टर साहब ने तो कहा था बस 20-25 मिनट की वॉक करनी है। जिनको ये मसला हो उनकी बात जी, करें। तो वो क्या करते हैं, अपने मसल्स की स्टिफनेस को और बढ़ा लेते हैं और अपनी स्वेलिंग को और ज़्यादा वो एग्रीवेट कर लेते हैं। सर आपने लाइफस्टाइल की बात की कि ऐसी लाइफस्टाइल में हम ऐसी चेंजेस कर ले कि हमें जॉइंट पेन ना हो, कोई ऐसी रूटीन बता दें कि हम उसमें हम डेली रूटीन में शामिल करें। बिल्कुल हमजा, देखें एक चीज़ तो ये है कि अगर डेली रूटीन में आप बात करें तो डेली रूटीन के अंदर आप 2 चीज़ों का बड़ा जो है वो ख़ास ख्याल रखें। एक तो ये कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है अपना नापना है कि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी, वो नहीं जो आप ऑफिस में कर रहे हैं या फिर आप डेली रूटीन में भाग दौड़ कर रहे हैं, वो आपको थकाने वाली है, बनाने वाली नहीं है। अगर आपने आपको बिल्कुल वो अगर आपने आपको बनाना चाहते हैं तो बनाना चाहने के लिए कि एक परसिस्टेंट नॉन स्टॉप वॉक 25 to 30 मिनट्स, जब आप वहाँ पे स्टॉप करें तो आपके पसीने निकले हुए हों और आपको लगे कि यार मैं कोई कहीं से भाग के आया हूँ। ठीक है, तो वो नॉन स्टॉप वॉक जिसमें आपको कोई दही नहीं लेनी, कोई डबल रोटी नहीं लेनी, कहीं से आपने रुक के कुछ लेना नहीं है, तो वो वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो मॉर्निंग में करें या फिर वापस आने के बाद, खाना खाने के बाद, इशा के बाद वो करें और उसके बाद फिर सोएं। ठीक है, तो वो ज़रूरी है। और दूसरा ये कि अपनी डेयरी प्रोडक्ट्स का इंटेक अपनी लाइफ में करने की कोशिश करें, फिजी ड्रिंक्स से दूर रहें, ठीक है, और चिकनाई वाली चीज़ों से दूर रहें। आफ्टर 40 आपकी बॉडी के अंदर ट्रेमेंडस चेंज आना शुरू होता है। आफ्टर 40 अगर आपने उसको रिस्पॉन्ड नहीं दिया, ठीक है, और उसको इग्नोर किया, तो फिर बॉडी आपसे बदला लेगी उस चीज़ का, डेफिनेटली। मतलब 40 से पहले भी हम ये चीज़ें शुरू कर दें। कहते हैं ना कि 40 से पहले जो खाएं सोना बन जाएगा, ठीक है, और 40 के बाद जो खाएंगे तो उसका हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से बचें। और बिल्कुल, तो मेरे ख्याल में इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। डाइट और एक्सरसाइज को मेरा बिल्कुल। एक्सरसाइज पर एक बात है, अगर किसी को जॉइंट पेन हो चुका है तो लोगों के दरमियान ये है कि अगर जॉइंट पेन हो गया तो एक्सरसाइज नहीं करो, जॉइंट पेन और बढ़ जाएगा, तो इसकी क्या लॉजिक है? बहुत अच्छी बात की हमजा आपने, और यही बात है कि जाहिर सी बात है जो ऑडियंस भी सुनना चाहती है, भाई अब तो हो गया ना, अब आगे का बताइए। जब करना था उस वक्त हमने नहीं किया, गलती हुई हमसे, ठीक है, अब क्या करना है वो बताइए। जब भी पेशेंट का जॉइंट, कोई भी जॉइंट हो, लार्ज जॉइंट हो, स्मॉल जॉइंट हो, दर्द का शिकार हो, उसमें एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशन हो या फिर उसके अंदर स्वेलिंग हो या फिर स्टिफनेस डेवलप हो जाए, उस वक्त फौरी तौर पे एक्सरसाइजेस या जिसको हम फिजियोथेरेपी कहते हैं वो नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी होती। उससे सूजन भी बढ़ सकती है, दर्द में भी इजाफा हो सकता है और पैरों में अकड़न भी बढ़ सकती है। ठीक है, और ये सिम्टम्स आपके एग्रीवेट हो सकते हैं। लोग सही करते हैं, मतलब बिल्कुल। सबसे पहला काम आपने रेस्ट करना है। कुछ जिम कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सब चीज़ें रोक दें, ज़मीन पे बैठना बंद कर दें, वॉशरूम में कमोड का इस्तेमाल, खाना पीना कुर्सी पे, नमाज कुर्सी पे, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना, चढ़ाई वाली जगह पे चढ़ना, आलती पालती मारना, घुटना फोल्ड करके बैठना बिल्कुल बंद कर दें। ठीक है, नी को रेस्ट दें, स्ट्रेट रखें, एलिवेशन पे रखें। बर्फ़ की सिकाई करना चाहें अगर सूजन है तो वो भी कर सकते हैं। लोकल जेल एप्लीकेशन थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करती है, वो कर सकते हैं। मसाज किसी भी सूरत में नहीं करना। सबसे पहले क्या करते हैं लोग जो है वो ऑयल लेके आ जाते हैं बाम वगैरह से, और बाम वगैरह मलना शुरू कर देते हैं और साथ में ऑयल का मसाज बिल्कुल भी नहीं करना। ये आपकी इन्फ्लेमेशन को और ज़्यादा बढ़ा देगा। अच्छा सर, आपने हॉट एंड कोल्ड बैग्स की बात की, अक्सर लोग यूज़ करते हैं, तो हॉट वाटर वाला यूज़ करना चाहिए, कोल्ड वाटर वाला? जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है आप लोगों का। ये भी कन्फ्यूजन में दूर कर देता हूँ आपकी पॉडकास्ट के जरिए। एक चीज़ तो ये देखें कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर अकड़न के शिकार हो, ठीक है, पट्टे स्टिफ हों, ठीक है, अगर आप उसमें कोल्ड पैक्स लगा देंगे तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? ठीक है, अगर आप कोल्ड पैक उस पर लगा देंगे तो पट्टे क्या हो जाएंगे और अकड़न का शिकार हो जाएंगे। किसी भी स्टिफ चीज़ को, किसी भी से मतलब आपका मसल्स का है, किसी भी अकड़ी हुई चीज़ के ऊपर आप वापस से बर्फ लगा देंगे तो बर्फ़ में क्या होता है, फ़ौरन से बर्फ़ क्या करती है, सुखड़ा देती है। सर्दियों में क्या होता है, फिनोमिना, चीज़ें सुकड़ती हैं, स्किन ड्राई होती है। ठीक है, मसल्स आपके स्टिफ होते हैं। सुबह उठते हैं तो आपको अंगड़ाई लेते हैं तो आपको टक टक की आवाज़ आती है। ठीक है, वो इसलिए आती है क्योंकि आपके मसल स्टिफ हैं। अगर उसी में आप कोल्ड वाटर बात ले लेंगे तो फिर क्या होगा, आपके जिस्म और अकड़ जाएगा। कुछ लोगों को स्पैज़म्स हो जाते हैं, बहुत शदीद किस्म के, गर्दन एक जगह पे अकड़ गई है, वो इसी वजह से है कि आपने जो है उसको सही तरीके से रेमेडी नहीं किया। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके जोड़ में जैसे आर्थराइटिस या सूजन आई हुई है, अगर वहाँ पर आपने गरमाइश दे दी, जो चीज़ सूजी हुई थी पहले से वो और सूज जाएगी। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, हीट जब देंगे या गर्मियों में चीज़ें एक्सपेंड होती हैं, सर्दियों में सिकुड़ती हैं। ठीक है, तो एक सिकुड़ी हुई चीज़ पे आप बर्फ़ लाएंगे तो और सिकुड़ जाएगी। तो सिकुड़ी हुई जगह पे, मसल स्टिफनेस पे, मसल स्पेज़म पे आपने करनी है सिकाई।
गर्म, अच्छा, हीट पैड्स, दोनों में फर्क है जी। और जहाँ पर सूजन आई हुई है, जहाँ पे एक्यूटली आपको कहीं चोट लगी है और बेटा क्या हुआ जी अम्मा यहाँ पे लग गई, सूज रहा है, दर्द हो रहा है, आप पे हीटिंग पैड नहीं लगाना, वहाँ पे आपने आइसिंग करनी है। आइसिंग करनी है। तो ये फिनोमेना होता है, चाहे मसल्स की रीजन पे हो, चाहे वो जॉइंट के रीजन पे हो, तो वहाँ पर इस चीज़ों से आपको पहले सोच समझ के इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए। एक्यूटली है तो फिर हम आइस की तरफ जाएं जी, वरना हम हॉट वाटर। एग्जैक्टली, अगर एक्यूटली है, पेन है, इन्फ्लेमेशन है, तो वहाँ पे आइसिंग करें तो वहाँ से रिलीफ मिलेगा। और अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम बन गई है, स्टिफनेस के साथ है, कोई स्वेलिंग नहीं है, तो बेहतर है कि वहाँ पर आप जो है वो आइस हॉट पैक्स लगा सकते हैं। तो सर आइस बहुत सारे लोग डायरेक्ट लगा लेते हैं, तो सुनते हैं कि कपड़े पे रैप करके लगाना चाहिए, दोनों में से कौन सा मेथड? ये तो पेशेंट के कंफर्ट पे है। अगर पेशेंट को डायरेक्ट लगा, एप्लीकेशन से, बहुत सर्दी वाला मौसम में ज़्यादा डायरेक्ट लगाएंगे तो वो चीखेगा। हाँ, ठीक है, तो उस पर एप्लीकेशन से बेहतर है कि आप उस पर कोई क्लोथिंग कर लें, ठीक है, टॉवल रैप कर लें। लेकिन डायरेक्ट आइस लगाने से भी कोई मसला? डायरेक्ट आइस लगाने से भी कोई मसला नहीं है। अच्छा सर, सर्दी की आपने बात की, वेदर से कोई इसका रिलेशन है? कुछ लोगों को देखा है कि जॉइंट पेन जो है सर्दी में बढ़ जाता है और वैसे नहीं होता, तो ऐसा कुछ होता है इसका? बिल्कुल, देखें इसकी मैकेनिक समझने की कोशिश करें। जो हमारे मसल्स होते हैं ना, मसल वैलीज होती हैं, तो सर्दियों में आके ये भी सिकुड़ती हैं, स्टिफनेस बढ़ती हैं। अच्छा। तो जब भी देखेंगे कि सर्दियों में खास तौर पे जो स्पोर्ट्स एथलीट्स होते हैं हमारे, वो वार्म अप करते हैं पहले, पूरी बॉडी का वार्म करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर इंडल्ज होते हैं। अगर बगैर वार्म अप की जाएंगे तो क्या होता है, क्रैम्प्स, हैमस्ट्रिंग क्रैम्प, बॉलर से बॉलिंग कराते हैं, क्रैम्प्स हो गए, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटिंग कंडीशन है, मसल्स डिहाइड्रेट हुए तो उसके बाद क्रैम्प्स आ जाते हैं। सर्दी का मौसम हो, क्रैम्प्स आ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें ये करना पड़ता है, एक तो अपनी हाइड्रेशन अच्छी रखनी होती है, और दूसरा ये है कि वार्म अप करना ज़रूरी है। और सर्दियों में ख़ास तौर पर एक्सरसाइज ज़्यादा करनी चाहिए। और सर्दियाँ बेस्ट टाइम होती हैं मेरे ख्याल में अपना वज़न लूज़ करने के लिए, क्योंकि आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी कम होता है। ठीक है, और अगर आप उसमें अपनी एक्टिविटीज़ को इन्हांस कर दें, ठीक है, और एक्सरसाइज ज़्यादा इन्हांस कर दें, तो जो बॉडी का आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो कम है। और अगर आप डाइट इंटेक भी कम कर दें अपना, ठीक है, एक्सरसाइज ज़्यादा कर दें, तो मेरी ख्याल है कि बॉडी आपको जल्दी वेट लूज़ करेगी सर्दियों के अंदर, क्योंकि आपको एक्सरसाइज करने का दिल भी चाहता है, आप लेथार्जिक भी ज़्यादा नहीं होते, पसीना भी बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा होता आपको। तो आपको सर्दियों में बस थोड़ी सी हिम्मत करने वाली बात होती है कि सर्दी में हिम्मत चाहिए सर्दियों में, और उठ के फिर जो है वो फिजिकल एक्टिविटी के लिए तो बाहर जाना। सर आपको मैं बताता हूँ लोगों का मसला है, क्या हम सबका मसला ये, हम कंबल के अंदर होते हैं, सर्दियों में निकलने का दिल नहीं चाहता। अब कौन सर निकले, एक्सरसाइज करे? अच्छा, कुछ लोगों को देखा गया है मॉर्निंग पेन होता है और फिर वक्त के साथ, दिन के गुजरने के साथ बढ़ जाता है, कुछ लोगों को कम हो जाता है। हाँ, देखें ये जो आपने मॉर्निंग पेन और स्टिफनेस की बात की ना, दैट इज़ समथिंग एल्स। ये भी एक आर्थराइटिस की इकसाम है, जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस या उर्दू में गठिए का मर्ज कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर मॉर्निंग स्टिफनेस बिल्कुल आती है, आने के बाद कुछ देर रहती है और फिर चली जाती है। ठीक है, तो इसकी बर वक्त तशख़ीस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वो डिज़ीज़ है जो जॉइंट को बहुत तेज़ी से तबाह करती है। और जॉइंट को तबाह करने के बाद और उसकी कार्टिलेज को खा जाने के बाद, और वहाँ की जो लाइनिंग होती है जॉइंट की, जिसको साइनोवियम कहते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन कर देने के बाद उसमें जॉइंट को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर जी जॉइंट को डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है। और जितनी जल्दी जॉइंट की कार्टिलेज जाएगी, साइनोवियम ख़राब होगा, तो उतनी जल्दी जोड़ के अंदर जो है वो आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप करेगा, गैप कम हो जाएगा जिसको हम कहते हैं, और नैरोइंग हो जाएगी, और फिर डिफॉर्मिटीज़ बननी शुरू हो जाएंगी। जोड़ जो है वो आपकी जो है वो अपनी नॉर्मल शेप खो देगा, बायोमैकेनिक्स डिस्टर्ब हो जाएगी, और वो जॉइंट जो है वो खुदा ना खास्ता फिर रिप्लेसमेंट की तरफ अल्टीमेटली जा जाएगा। सर एक बात बताएं, वैसे ही बात करो तो याद आ रही है, अगर नी जॉइंट का मसला है तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों नी जॉइंट में मसला ना हो, एक नी जॉइंट में हो, या ज़रूरी है कि दोनों नी जॉइंट में मसला हो? वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस सिंक्रोनस आता है कि दोनों जॉइंट में एक साथ ही होता है। ठीक है, अगर ये जो है एज रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन अगर कोई डिजीज़ ओरिएंटेड आर्थराइटिस आना शुरू हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया रूमेटॉइड का नाम लिया है, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, या फिर इस तरह के दूसरे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की हम बात करें, तो उसके अंदर जो है ये अलग से आ सकता है बिल्कुल, और एक जॉइंट इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। सही। सर ओबेसिटी, मोटे लोग जो होते हैं उनको जॉइंट पेन होने का ज़्यादा खतरा होता है, डॉक्टर्स अमूमन ये कह रहे होते हैं, काउंसल कर रहे होते हैं, इज इट ट्रू? बिल्कुल, चलें हम इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए नोटिफाई करवाता हूँ आपको। एक गाड़ी है, एक गाड़ी के अंदर जो कैपेसिटी है 4 लोगों की। हाँ, ठीक है, आप उसके अंदर 8 लोग घुसा देते हैं कि बैठो बैठो, एडजस्ट करो, एक के ऊपर एक बिठाया, बच्चों को गोद में बिठाया, और गाड़ी रमादम हो गई। तो दूर से देखने में आपको लगेगा गाड़ी कुछ बैठी बैठी लग रही है, ऐसा लगेगा। और जब गड्ढों में जाएगी तो एक्सेल भी नीचे टकराएगा। ठीक है, और कभी कभार ज़ोरदार धक्का लगा तो एक्सेल क्या हो सकता है, टूट भी सकता है, गाड़ी क्या हो सकती है, रुक भी सकती है। ठीक है, तो इसी तरह एक बॉडी कैपेसिटी भी होती है।
ठीक है, अगर ओल्ड एज भी ना लें, आप एक यंग भी ले लें जिसका बॉडी मास इंडेक्स जो है 25 से ऊपर चला गया है, अच्छा। ठीक है, और वो चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, तो उसकी नीज पे कितना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है। क्यों कहा जाता है कि घुटने जो है हमारे टायर हैं, और हमें गाड़ी है तो घुटने हमारे टायर हैं। तो इन टायरों को सही रखना बहुत ज़रूरी है। अगर टायर ये फ्लैट हो जाएंगे, ठीक है, इन पे ज़्यादा लोड डाला जाएगा तो ये बहुत जल्दी गिव अप कर जाएंगे। अगर एक कैपेसिटी अल्लाह ताला ने घुटने की रखी है उस पर्टिकुलर बंदे के लिए 50 साल, 55 साल, 60 साल, ठीक है, तो शायद अगर अपने वेट की वजह से वो 40 साल में आर्थराइटिस का ज़्यादा सीरियस शिकार हो जाए। अब जैसे एक शोएब अख्तर के अंदर टेंडेंसी थी, ठीक है, वो फास्ट बॉलिंग भी करा, उसका वेट बढ़ा, उसको आर्थराइटिस का शिकार हुआ, इंजेक्शन लगा के गुजारा करता रहा। तो फिर उसके बाद उसने अपना जो है कैरियर एंड होने के बाद अपना एक नी रिप्लेस करवा लिया, हाफ नी रिप्लेस। सर नी रिप्लेसमेंट की बात हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे, क्योंकि ऑडियंस को मैं बताता चलूँ शो का टाइम जो है ना हमारा यहाँ पर एंड हो रहा है। आप, मुझे पता है आपके बहुत सारे सवालात रह गए होंगे, आपके माइंड में बहुत सारे सवालात होंगे, नी रिप्लेसमेंट की भी बात करनी है और बहुत सारी और चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आपके सवालात भी वो भी लेने। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, नी रिप्लेसमेंट और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक दीजिए मुझे और इनको इजाज़त। थैंक यू।